नमस्कार। आज हम उत्तरी अमेरिका के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया और अफ्रीका के बाद में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अमेरिकी महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप जो है उसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का रेखा चित्र जो है ये सामने दिया गया है। लगभग इसी तरह का ये दिखाई देता है महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उत्तर में छोटे छोटे द्वीपों में, अलग अलग द्वीपों में छोटे छोटे, यहाँ बहुत सारे असंख्य द्वीप हैं जिनमें ये बंटा हुआ है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति है वो लगभग ऐसी ही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की। खोज उत्तरी अमेरिका की क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की। और इसलिए इसे नई दुनिया क्यों कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं। पहले पुरानी दुनिया का मतलब यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप ये आपस में जुड़े हुए भी है और यहाँ के लोगों का आपसी व्यापार वाणिज्य था। इस दुनिया के लोगों को पता नहीं था कि अटलांटिक महासागर के आगे भी और स्थल है और वहां पर मानव सभ्यता है। इस बात की जानकारी नहीं थी। जब 15वीं सदी में इस्तांबुल या जिसे कुस्तुनतुनिया कहते हैं जो तुर्की में है, जब इस्तांबुल पर या कुस्तुनतुनिया पर या यूं कहें कॉन्स्टेंटिनोपल जो शहर था उस पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो यूरोपीय व्यापारियों के लिए एशिया की तरफ आना मुश्किल हो गया। उनका व्यापारिक रास्ता बंद हो गया। तो ऐसे में यूरोपीय व्यापारियों को एशिया के पूर्वी खास करके भारत से व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश थी। इसलिए उन्होंने भारत के लिए जलमार्ग की खोज शुरू की। इसी क्रम में 1486 में सर्वप्रथम बार्थोलोम्यू डियाज वो खोज के लिए आया, लेकिन अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक ही वो पहुंच पाया और वापस चला गया। उसके बाद में 1492 यानी 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। उसके ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि कोलंबस के भाग्य में भारत के लिए जलमार्ग की खोज करना लिखा है, परंतु पश्चिम की ओर यात्रा करके, न कि पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर यात्रा। क्योंकि दुनिया गोल है और यूरोप यहां है और भारत अगर यहां है तो केवल इधर से ही यात्रा नहीं हो सकती, इधर से भी हो सकती है, इधर से और इधर से दोनों तरफ से हो सकती है। तो उसके ज्योतिष ने कहा कि आप पश्चिम की ओर यात्रा कीजिए, जो अटलांटिक महासागर है यूरोप के पश्चिम में है। और उस समय की धारणा यही थी कि इस महासागर के पश्चिम में आगे जाएंगे तो इंडिया है। और यही सोच करके क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा शुरू कर दी। और लगभग 1 माह के लंबे सफर के बाद वह जिस जगह पर पहुंचा वो जगह अमेरिकी महाद्वीप के पास में स्थित बहामा द्वीप था। वो इस जगह पर आकर के उतरा और उसने सोचा कि मैं भारत के पश्चिमी तट पर आ गया हूं, इसलिए उसने इस जगह को वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। इस तरह से अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा हुई। हालांकि उसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन यहाँ इस खोज के बाद समझ में आया कि यहाँ पर और भी स्थलीय भाग है और उसके आगे और महासागर है, फिर उसके आगे पूर्व में भारत है। इस तरह से पुरानी दुनिया के लोगों को
इस नए स्थल की जानकारी मिली, इसलिए इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। नई दुनिया खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की और इसका नामकरण बाद में, देखिए हालांकि इसकी खोज जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, लेकिन इसका नामकरण कोलंबस के नाम से नहीं है। इसका नामकरण, क्योंकि कोलंबस तो केवल पश्चिमी द्वीप समूह तक ही सीमित रहा, उसके बाद में एक इटालियन नाविक अमेरिको वेस्पुक्की, उसने सर्वप्रथम इन महाद्वीपों के आंतरिक भागों की यात्रा की, इसलिए इस महाद्वीप का नामकरण इटालियन नाविक अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर किया गया। उसके नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया, अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिको वेस्पुक्की नाम का एक इटालियन नाविक था और उसने इस महाद्वीप की यात्रा की और उसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा गया। तो ये तो बात हुई अमेरिका महाद्वीप की खोज और उसके नामकरण की। अब अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हैं। तो अमेरिका महाद्वीप यहां दक्षिण में, अमेरिका महाद्वीप 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के लगभग 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विस्तृत है। का मतलब यह होता है कि यह 0 डिग्री के उत्तर में है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा जो है इसके दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से होके नहीं गुजरती। उत्तरी अमेरिका से होकर के कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अमेरिका से होकर के गुजरती है। तो इस तरह से अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला भाग है, यह उष्णकटिबंध में है। इसके बाद में शीतोष्ण कटिबंध में, और उत्तर का जो भाग है वो शीत कटिबंध में है। तो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग शीत कटिबंध, मध्य में शीतोष्ण और दक्षिण में उष्ण कटिबंध है। इधर पश्चिमी देशांतरों पर यह स्थित है। इसके पूर्व में यहां पर यह अटलांटिक महासागर है, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर पूर्व में। उत्तर में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव महासागर जिसे कहते हैं, यह आर्कटिक महासागर है। तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका, और इसके पश्चिम में यह पूरा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक सी है, ओशियन, सॉरी, प्रशांत महासागर, यह है प्रशांत महासागर है। अब बात करें, ये तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति हो गई। उत्तर में आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर पूर्व में, पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण में उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। यहां ये जो महाद्वीप है, इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, इसके भूगोल की बात करें, तो अमेरिका महाद्वीप को भौगोलिक दृष्टि से अपन इसकी स्थलाकृतियों के आधार पर इसको हम 4 खंडों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उत्तरी खंड, जो कि मुख्य रूप से कनाडा है। ये जो है इसको अपन लारेशियन शील्ड कहते हैं, लारेशियन शील्ड, लारेशियन शील्ड, या जिसको अंगारा लैंड के नाम से जाना अपन ने पढ़ा था। मैंने पहले भी बताया था, जब अफ्रीका के बारे में बताया था, कि जब पेंजिया टूट करके विभक्त हुआ तो जो पेंजिया का उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड या लारेशिया कहलाया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाया। तो जो उत्तरी भाग लारेशिया या अंगारा लैंड था, उससे
टूट करके उत्तरी अमेरिका बना। और यह जो सबसे उत्तरी भाग है, यह सबसे प्राचीनतम भाग है उत्तरी अमेरिका का, और इसे लारेशियन शील्ड कहते हैं। ये जो भाग है ये लारेशियन शील्ड है। उसके बाद में ये पश्चिम वाला जो भाग है, ये पश्चिमी भाग है, इसको कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। कार्डिलेरा ये अमेरिकी महाद्वीप के 1/3 भाग पर है, और ये नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं का एक जटिल तंत्र है। यहाँ अलास्का श्रेणी से लेकर के रॉकी पर्वतमाला से लेकर के ये पूरा का पूरा जो भाग है ये कार्डिलेरा कहलाता है। बीच में मध्य का विशाल मैदान है, इन्हें मध्यवर्ती मैदान के नाम से जानते हैं। और इसका जो ये पूर्वी भाग है, ये यहाँ पर ये जो पूर्वी भाग है ये है अपलेशियन पर्वतमाला है। अपलेशियन पर्वतमाला, जिससे अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला दुनिया का प्राचीनतम वलित पर्वत है, जो अपलेशियन, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत श्रेणी है उसके समान है। तो अपलेशियन पर्वत खंड, लारेशियन शील्ड, कार्डिलेरा और मध्यवर्ती विशाल मैदान, यह है तो इसका भौगोलिक वर्गीकरण। राजनीतिक रूप से देखें अगर हम, राजनीतिक रूप से अगर हम इनको देखें तो जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसको राजनीतिक दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला एंग्लो अमेरिका। तो एंग्लो अमेरिका जो है, इसमें एंग्लो अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये 2 देश शामिल होते हैं, जो कि इस महाद्वीप का अधिकांश भूभाग है। यानी कि ये जो जगह है अपन बात करें तो ये है कनाडा, और इसके बाद में यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह है पूरा का पूरा जो मध्य का भाग है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान रखें, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसका कनाडा इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस के बाद में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। यह जो देश है यह उत्तर में है, इसके उत्तरी भाग में है। तो यहां कनाडा के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका या USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह जो दोनों देश है इनको एंग्लो अमेरिका के नाम से जाना जाता है, एंग्लो अमेरिका। फिर उसके बाद में यहां से लेकर के यह जो है पनामा नहर है, जो दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के बीच में है, और यहाँ पर ये पनामा देश है। तो यहां अपन बात करें तो ये मैक्सिको कंट्री है। मैक्सिको के अलावा यहां पर है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला देश का नाम है ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टारिका, और पनामा। मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टारिका, पनामा आदि जो देश है, यह देश जो है दक्षिणी भाग में है वैसे तो अमेरिका महाद्वीप के, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको से लेकर के पनामा तक के जो यह कंट्री है, इन्हें मध्य अमेरिकी देश कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मध्य अमेरिकी देश। तो ये मध्य अमेरिका हो गया, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है, इनको मध्य अमेरिकी देश कहा जाता है। और इस महाद्वीप के यहां संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में ये यहां पर छोटे छोटे काफी द्वीप बिखरे हुए हैं, जो काफी देश है, जिनमें सबसे पहले मैंने यहां आपको बताया था सबसे बड़ा देश तो यहां पर है क्यूबा। मैंने बहामा बताया। इसके अलावा हैती, यहां पर ट्रिनिडाद और टोबैगो, यहां पर एक छोटा देश
जमैका, यहां पर एक छोटा देश बरमूडा और एक छोटा देश प्यूर्टो रिको। तो प्यूर्टो रिको, बरमूडा, हैती, जमैका, ट्रिनिडाद टोबैगो, क्यूबा, ये सारे जो कंट्री है इनको सम्मिलित रूप से वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज, मैं क्लियर कर दूं, वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है। ये जो सागर है, अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी भाग है, यहां पर दोनों अमेरिका के बीच वाला भाग, इसको कैरेबियन सागर कहते हैं। ये कैरेबियन सागर है और इस कैरेबियन सागर के अंदर जो ये द्वीपीय देश है, इन छोटे छोटे जो 12-13 देश है, इन देशों के समूह को संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अमेरिका की राजनीतिक दृष्टि से 3 पार्ट, एंग्लो अमेरिका, कनाडा, यूएसए, मध्य अमेरिका, मेक्सिको से लेके पनामा तक के ये जो कंट्री, और उसके बाद में ये है वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीप समूह, जिनको अपन कह सकते हैं पश्चिमी द्वीप समूह। तो इस तरह से भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा, राजनीतिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा। यह है अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह है इसकी स्थिति है। अब इसके बाद में इसके जो भौगोलिक फीचर्स है, इसकी नदियां, जिले, पर्वत, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं आगे अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अगर अपन अब इसको, मैंने यहाँ पर महासागरों के बारे में डिटेल बता दी, यहाँ 2 खाड़ियों की चर्चा अपन पहले कर लेते हैं। यह है जो आपको जगह दिखाई दे रही है, यह है हडसन की खाड़ी है, इसे हडसन की खाड़ी कहते हैं, हडसन की खाड़ी। और यह जो खाड़ी है, यह है मैक्सिको की खाड़ी है, इसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी। तो ये 2 महत्वपूर्ण खाड़ी है, हालांकि बेपिन की खाड़ी, फंडी खाड़ी, छोटी छोटी और भी अन्य खाड़ी है, लेकिन ये प्रमुख खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी और हडसन की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यह जो छोटे छोटे द्वीप है, उत्तर में कनाडा का जो उत्तरी भाग है वो पूरी तरह से छोटे छोटे द्वीपों में बिखरा हुआ है, और उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है आर्कटिक महासागर में स्थित द्वीप है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ग्रीनलैंड है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में शामिल किया जाता है। हालांकि ये द्वीप है महाद्वीप के पास उत्तरी अमेरिका के, लेकिन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के साथ में भौगोलिक दृष्टि से अपन इसको शामिल करते हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये यूरोपीय देश डेनमार्क के अधीन है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, यह है जो ग्रीनलैंड द्वीप है, राजनीतिक दृष्टि से यूरोपीय देश डेनमार्क के अधीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ग्रीनलैंड के अलावा भी कुछ द्वीप है जो डेनमार्क के अधीन है, जो पुराने समय से डेनमार्क के कब्जे में है, उसके अधिकार क्षेत्र में है। इसके अलावा अब अगर अपन बात करें तो यहाँ ये दक्षिण में पनामा नहर है। ये पनामा नहर है जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, पनामा देश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस जमीन को पनामा देश से खरीद लिया और इसको नहर मंडल नाम दे दिया और यहाँ पर पनामा नहर बना दी। ये जो पनामा नहर है, यह है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है सुएज नहर के बाद। सुएज नहर अफ्रीका में है और पनामा अमेरिका में है। और ये जो पनामा नहर है, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सुएज के बारे में मैंने बताया आपको, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर में 6 जलबंधक है। जलबंधक है का मतलब इसका धरातल जो समतल नहीं है, पानी का जो लेवल है ऊंचा नीचा है, इसलिए जहाज को जलबंध बना करके ऊपर उठाया जाता है और ऊपर उठा करके आगे पार किया जाता है। उसी तरह से वापस आने वाले जहाज को धीरे धीरे नीचे बिठा करके, मैं कभी डिटेल से इसके बारे में जानकारी दूंगा क्योंकि इसमें काफी समय लगता है कि
आप अभी के लिए केवल इतना समझिए कि यह जो नहर है ये जल बंधक वाली नहर है और इस नहर का निर्माता भी फर्डिनेंड डी लेसेप्स ही है, जिसका नाम मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप में सुएज नहर के बारे में बताया था, तब लिखवाया था। फर्डिनेंड डी लेसेप्स फ्रांसीसी इंजीनियर, इन्होंने पनामा नहर का भी निर्माण किया। अब अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतों की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में की जो प्रमुख पर्वत माला है, वो प्रमुख पर्वत श्रेणी है, वो है रॉकीज पर्वतमाला। रॉकी पर्वत श्रेणी ये यहां पर है, रॉकी पर्वतमाला है यहां पर, और ये जो जगह है यहां पर अलास्का श्रेणी है, और ये यहां पर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है अपलेशियन पर्वतमाला है। अपलेशियन पर्वतमाला यह है रॉकी पर्वतमाला, अलास्का श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी, छोटी छोटी अन्य श्रेणियां हैं। इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है, इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैंकिले है। माउंट मैंकिले जो है यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। 6194 मीटर, 6194। मैंकिले अलास्का में है। मैं यहां एक बात क्लियर कर दूं, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि यह जो भाग है ये कनाडा का है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, लेकिन यह जो पार्ट है जिसे हम अलास्का कहते हैं, अलास्का यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये कनाडा का पार्ट नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है अलास्का जो स्टेट है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और इसी में माउंट मैंकिले नाम का पर्वत शिखर है, जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका जो सबसे नीचा स्थल है, इस महाद्वीप की सबसे निम्न भूमि जो है वो असल में बेडवाटर नामक स्थान है, जो कि डेथ वैली में है। बेडवाटर यहाँ जो कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है और ये कैलिफोर्नियन पेनिनसुला यानी कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है ये, और यहाँ पर कैलिफोर्निया में मरुस्थलीय भाग है। ये यहाँ पर 3 मरुस्थल है, अभी मैं बताऊंगा। उस मरुस्थल में डेथ वैली, जिसे मृत घाटी के नाम से जाना जाता है, वो मृत घाटी है। उस मृत घाटी में बेडवाटर नामक एक स्थान है, मृत घाटी बेडवाटर। यह है इस महाद्वीप का सबसे नीचा क्षेत्र है, समुद्र तल से मात्र 85 से 86 मीटर, और यह इस महाद्वीप का ही नहीं दुनिया का सबसे शुष्क और गर्म स्थान माना जाता है। सबसे शुष्क और गर्म स्थान, पानी यहां नहीं के बराबर बरसता है, कई वर्षों में कभी कभार बारिश हो जाती है। ये मृत घाटी के नाम से जाना जाता है, डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, शुष्क गर्म। यहाँ का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस तक जाता है गर्मियों में। हालांकि दुनिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो अफ्रीका के लीबिया देश में अल अजीजिया है, जिसका तापमान 1922 में 57 डिग्री मापा गया था। लेकिन वो एक बार की बात है, वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा औसत तापमान यहां पाया जाता है मृत घाटी में। यह दुनिया का सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थल है, डेथ वैली नॉर्थ अमेरिकी जो महाद्वीप है इसमें है। तो यह 2 चीजें क्लियर हुई, सबसे ऊंचा और सबसे नीचा स्थल इस महाद्वीप का। इस महाद्वीप में 3 मरुस्थल है मुख्यतया, और ये तीनों ही मरुस्थल यहां ही इसी जगह पर है। तीनों मरुस्थल, जिनमें एक मरुस्थल जिसे सेनोरन मरुस्थल कहते हैं, सेनोरन फर्स्ट, दूसरा एरिजोना का मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, और तीसरा मोहित
या मोजाम्बिक मरुस्थल भी कहते हैं इसको, मोजाम्बिक। ये 3 मरुस्थल है और तीनों ही गर्म मरुस्थल है, तीनों ही गर्म मरुस्थल है, जो कि ये जो कैलिफोर्निया है कुछ मैक्सिको में और कुछ यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 3 मरुस्थल और ये पर्वत श्रृंखला। इस महाद्वीप की झीलें, तो इस महाद्वीप में महान झील क्षेत्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है प्रति परीक्षाओं में, महान झील क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो महान झील क्षेत्र जो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और ये जो महान झील क्षेत्र है ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर ये 5 झीलों का समूह है, यहाँ 5 झीलें हैं, 5 झीलों का समूह है। और ये झीलें आपस में नहरों के द्वारा जुड़ी हुई है। इनको महान झील क्षेत्र के नाम से इस झील को जाना जाता है। और ये 5 झीलें जो है महान झील क्षेत्र में, ये 5 झीलें कौन कौन सी है मैं लिखवा देता हूं। महान झील क्षेत्र, क्लियर कर दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर है, ये जगह है महान झील क्षेत्र है। इनमें सबसे बड़ी झील, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेक सुपीरियर, सुपीरियर यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है, जो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर। दूसरी मिशिगन, तीसरी यूरल, यूरल, चौथी इरी और 5वीं ओंटेरियो, ओंटेरियो। ये है 5 प्रमुख जिले, सुपीरियर, मिशिगन, यूरल, इरी और ओंटेरियो। अगर इसको आपको याद रखना हो तो आप इसको HOMES, होम्स करके याद कर सकते हैं। यूरल, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी एंड सुपीरियर। यूरल, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, होम्स, ये 5 जिलों का जो समूह है इसे महान झील क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों देशों के सीमा पर है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के। इस महाद्वीप की नदियों की बात करें तो इस महाद्वीप की 3 नदियों की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। हालांकि बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नदियां जिनके बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नदी है यहां से, जो कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम और लंबा आंतरिक जलमार्ग प्रदान करती है। अगर हम जलमार्गों की बात करें तो दुनिया का सबसे लंबा और आंतरिक व्यापारिक जलमार्ग प्रदान करने वाली नदी ओंटेरियो झील से निकलती है। और ओंटेरियो झील से निकल करके ये नदी यहां बहती हुई सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है और इस नदी का नाम भी सेंट लॉरेंस नदी ही है। सेंट लॉरेंस, क्लियर कर दूं, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस ये ओंटेरियो झील से निकल करके सेंट लॉरेंस खाड़ी तक जाती है। और यहां अटलांटिक महासागर, जो नॉर्थ अटलांटिक जो महासागरीय मार्ग है, जलमार्ग है, जो अमेरिका और यूरोप के बीच में है, उसको आगे यहां से अमेरिका के भीतरी भागों तक ले जाने के लिए ये उपयोगी जलमार्ग प्रदान करती है। यहां से ये महान झील क्षेत्र और इन झीलों से होकर के अमेरिका के अंदर तक जरिया आसानी से पहुंच जाते हैं इस नदी मार्ग से। इस नदी की एक सहायक नदी है, इस नदी की सहायक नदी है ओटावा। इस नदी की जो सहायक नदी है सेंट लॉरेंस की, उस नदी का नाम है ओटावा नदी। लिख लें आप, ओटावा कनाडा की राजधानी का नाम भी है और ओटावा नदी का नाम भी है। ओटावा
ओटावा जो नदी है यह इसलिए प्रसिद्ध है, एक बात तो ये सेंट लॉरेंस की सहायक है, और दूसरी बात विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं। नियाग्रा जल प्रपात जो सर्दियों में जम जाता है, वो नियाग्रा जल प्रपात ओटावा नदी ही बनाती है। मैं पुनः बोल रहा हूं, नियाग्रा जलप्रपात ओटावा नदी पर है। ओटावा नदी सेंट लॉरेंस नदी की सहायक नदी है, तो नियाग्रा जलप्रपात के कारण यह प्रसिद्ध है। ये नियाग्रा जलप्रपात ओटावा नदी। दूसरी प्रमुख नदी, यहां रॉकीज पर्वतमाला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मिसिसिपी, और काफी लंबी, लगभग 3500 किलोमीटर का सफर करती है, और मिसौरी इसकी सहायक नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी के नाम से बहने वाली यह नदी मेक्सिको की खाड़ी में अपना पानी डालती है। मेक्सिको की खाड़ी में पानी डालने वाली इस नदी का नाम है मिसिसिपी, और इसकी सहायक है मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी ये अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी, अमेरिका और मेक्सिको में बहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में, मेक्सिको की खाड़ी में अपना पानी डालती है। तीसरी जो प्रमुख नदी है, उस नदी का नाम कॉलोराडो नदी है। कॉलोराडो नदी रॉकीज पर्वतमाला से निकल करके और कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना पानी डालती है। यहां ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है और ये कॉलोराडो नदी है। कॉलोराडो नदी पठारी क्षेत्र में बहती है, और पठारी क्षेत्र में बहने के कारण ये महान गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का मतलब चट्टानों को तोड़ करके जो पठारी क्षेत्र में नदी बहती है, तो नीचे तली को काटती है, पार्श्व उसके किनारे नहीं करते, तली लगातार करती जाती है और बहुत गहरा गार्ज बन जाता है, जिसे कैनियन, और जब ये गार्ज जो बनता है और ये विसर्प बनाती हुई चलती है, जिससे कैनियन का निर्माण होता है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा कैनियन है वो ग्रैंड कैनियन है, और वो ग्रैंड कैनियन जो है वो ये कॉलोराडो नदी ही बनाती है। ग्रैंड कैनियन, कॉलोराडो नदी रॉकी पर्वतमाला से ही निकलती है, लेकिन पश्चिम की ओर, ये पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर कॉलोराडो नदी निकलती है, जाकर के कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है और ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। तो कॉलोराडो नदी की बात करते हैं। कॉलोराडो, और क्यों प्रसिद्ध? ग्रैंड कैनियन के कारण, ग्रैंड कैनियन। इसके अलावा इस महाद्वीप में शिकागो नदी भी है, हडसन नदी भी है, और बहुत सारी पश्चिमी और उत्तरी भाग में बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन यहाँ हमने उन मुख्य नदियों की चर्चा की है जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। अमेरिका महाद्वीप का ये जो मध्य का भाग है, यह जो भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध है, और इस शीतोष्ण कटिबंध में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें प्रेरी के नाम से जाना जाता है। प्रेरी, ध्यान रहे, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेरीज कहलाते हैं। प्रेरीज के नाम से जाने जाने वाले घास के मैदान यहाँ पर है, और मक्का, गेहूं और तंबाकू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र, यहाँ मक्के की अच्छी फसल होती है, तंबाकू की फसल होती है, यहाँ पर गेहूं की फसल होती है। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी अनाज की मंडी भी है और मांस की मंडी भी है। यहां एक बात और करेंगे, अलास्का में, अलास्का में येलोस्टोन पार्क है, जो दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। मैं क्लियर कर देता हूं, दुनिया का पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है। येलोस्टोन, येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का में स्थित है। यहां पर गीजर, प्राकृतिक गीजर पाए जाते हैं। प्राकृतिक गीजर का मतलब जमीन की आंतरिक उष्मा के कारण पानी धरातल के नीचे गर्म होकर के भूमि की दरारों से ऊपर की ओर निकलता है फुहारे के रूप में, उसे गीजर कहा जाता है। और ये इस प्रकार के जो गीजर है अलास्का में पाए जाते हैं।
गीजर, अलास्का में येलोस्टोन पार्क में गीजर पाए जाते हैं। और यहां पर महत्वपूर्ण गीजर है अलास्का में येलोस्टोन पार्क में, जहां जमीन के अंदर से गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। और ये तकरीबन 4000 मीटर की हाइट पर है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। तो वो पानी ऊपर निकलता है, वापस धरातल पर गिरता है और कुछ देर बाद में बर्फ बन जाता है, क्योंकि 4000 मीटर की ऊंचाई पर पारा 0 डिग्री पर होता है, बर्फ जमी रहती है, बिल्कुल ठंडा प्रदेश। लेकिन ये प्रकृति की विचित्रता है कि अंदर से 100 डिग्री सेल्सियस खौलता हुआ पानी निकलता है और कुछ समय बाद में बर्फ में तब्दील हो जाता है। इस प्रकार के दृश्य अगर देखने हो तो ये अलास्का के येलोस्टोन पार्क में है। तो येलोस्टोन पार्क दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। लेकिन ये छोटी मोटी जानकारियां हैं जिनके बारे में और भी चर्चा होती रहेगी। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। और दुनिया का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश भी कनाडा है। दुनिया का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कनाडा, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दुनिया का जिसका कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है, यानी कि कोई भी देश लैंड लॉक नहीं है। इस महाद्वीप के सभी 29 टोटल 29 देश है, सभी 29 मुख्य भूमि और द्वीपों को मिलाकर के सभी 29 देशों की समुद्री सीमा लगती है, कमोबेश समुद्री सीमा लगती है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसे हम स्थल रुद्ध या लैंड लॉक कह सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप की कि इस महाद्वीप के सभी देश स्थल रुद्ध, सभी देश समुद्री सीमा वाले हैं, कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है। ये एक बात इसकी हो गई। यहां से देखिए ये अलास्का और अलास्का का ये बात, और यह जो वापस जगह है ये मैं यहां बना रहा हूं, ये एशिया महाद्वीप है, यह एशिया महाद्वीप है और ये अमेरिका महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का जो रूस देश, रूस का जो सबसे पूर्वी भाग है, यहां अमेरिका और रूस एक दूसरे से अलग होते हैं। इस जगह का नाम बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, जो कि यहां बेरिंग सागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली, या यूं कहे उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से पृथक करने वाली संधि का नाम बेरिंग जल संधि है। और संभवतया मानव एशिया से अमेरिका इसी मार्ग से होकर के पहुंचा होगा। इसी जल संधि को पार करके प्राचीन काल में मानव एशिया से यूरोप अमेरिका गया होगा, क्योंकि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। अफ्रीका से ही वो यूरोप और एशिया में फैला और संभवतया एशिया से ही वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में इस तरह से पहुंचा। तो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारियां बताई है। यहाँ की प्रमुख झीलें, यहाँ की प्रमुख नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, इसकी भौगोलिक स्थिति, इसके घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।